हेलो बच्चों। चलो आज हम लोग देखते हैं परासरण दाब के नियम। देखो विलियन वाला चैप्टर हमारा चल रहा था स्कूल के हिसाब से, अपने विद्यालय के हिसाब से हम लोग चला रहे हैं। वहाँ पे हमारा विलियन वाला चैप्टर चल रहा था और विलियन वाले चैप्टर में परासरण दाब के नियम ये भी पढ़ चुके थे, लेकिन चलो एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम क्या है? ये विलियन वाला जो चैप्टर था हमारा, ये वही चैप्टर चल रहा है विलियन वाला। काफ़ी कुछ खत्म हो गया था, अब यहाँ पे केवल परासरण दाब के नियम, यहाँ से थोड़ा सा शेष बचा था, तो इसको फिनिश कर देते हैं, फिर उसके बाद में ठोस अवस्था पे वापस चलते हैं। ठीक है, तो चलो परासरण दाब के नियम में देखो क्या है, हमारे पास दो नियम हमको पढ़ने हैं। एक नियम है हमारे पास बायल वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम। एक तो ये नियम पढ़ना है और दूसरा नियम हमको पढ़ना है चार्ल्स वांट हाफ नियम। ये दो नियम हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं बायल वांट हाफ का नियम। बायल वांट हाफ नियम ये हम लोग पढ़ते हैं। देखो इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार ये कहा गया है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो समानुपाती होता है किसके? सांद्रता के। ठीक, अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा के नीचे, जहाँ पे के क्या है, जहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है, स्थिरांक है। ठीक, तो ये हमारा P इज इक्वल टू के इंटू सी ऐसा आ गया। अगर यहाँ पे हम दूसरी बात देखें, दूसरा नियम चार्ल्स वांट हाफ का नियम, चार्ल्स वांट हाफ नियम। अगर इस नियम के आधार पर देखें तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार होता है कि स्थिर सांद्रता पर, क्या स्थिर है यहाँ पे सांद्रता स्थिर है, यानी कि स्थिर सांद्रता पर, यहाँ पे क्या था, स्थिर ताप पर, यहाँ पे ताप स्थिर था, यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती था। और चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स ने कहा कि स्थिर सांद्रता पर किसी भी विलयन का जो परासरण दाब है वो समानुपाती है किसके? परम ताप के। ये ठीक है, परम ताप। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा सकते हैं, तो इज इक्वल टू एक कांस्टेंट, चलो के यहाँ पे मान लिया तो यहाँ पे के डैश मान लेते हैं। ठीक, ये आ गया तुम्हारा। तो ये था बायल वांट हाफ नियम और यह चार्ल्स वांट हाफ नियम के अनुसार ऐसा होता है। तो इसके बाद में एक और नियम आता है वांट हाफ नियम, वांट हाफ नियम। इसी की वजह से हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, यही मुख्य है। तो वांट हाफ नियम क्या होता है? तो देखो हमें पता है कि चार्ल्स के अनुसार क्या होता है, बायल के अनुसार क्या होता है। तो चलो पहला क्या करते हैं, बायल वांट हाफ नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार है P इज प्रोपोर्शनल टू C। यही तो है। इसको चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर चार्ल्स के अनुसार हम लोगों ने क्या किया, यानी कि चार्ल्स वांट हाफ नियम से, इस नियम से क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, P इज प्रोपोर्शनल टू T। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण और 1 और 2 को संयुक्त कर दो तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर, संयुक्त रूप में इसको लिखते हैं और संयुक्त रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू, ये देखो C भी हो जाएगा इंटू ये T भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो P इज
इक्वल टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कांस्टेंट जोड़ देते हैं यहाँ पे आर कांस्टेंट जोड़ देते हैं, बाकी क्या है, बाकी इंटू सी है और इंटू टी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो हम चाहे तो लिख सकते हैं सी की वैल्यू। सी क्या होता है, सी है तुम्हारी सांद्रता। सी क्या है, सी है तुम्हारी सांद्रता। और सांद्रता क्या होती है, मोलों की संख्या बटे आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन, यही तो होता है। तो सांद्रता C बराबर मोलों की संख्या n और आयतन V। C बराबर n अपॉन V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R, ये हो गया C की जगह पे n अपॉन V लिख सकते हैं, इंटू ये T हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P, V को इधर ले आओ, PV इज इक्वल टू, और ये n हो गया, ये R हो गया, ये T हो गया, ऐसा। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 को वांट हाफ समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे एक चीज लिख सकते हैं, जहां देखो R क्या है, जहां R एक स्थिरांक है, जहां R क्या है, R एक स्थिरांक है जिसे विलयन का विलयन स्थिरांक या घोल स्थिरांक कहते हैं। कोई दिक्कत। इसका मान भी लिख लेते हैं, इसका मान 0.0831 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री, यानी कि डिग्री का इनवर्स, और प्रति मोल यानी कि मोल इनवर्स होता है। ठीक, तो इतनी सारी चीजें तो हम कर चुके। अब यहाँ पे कोई दिक्कत। अब इस समीकरण से हमको क्या करना है, इस समीकरण से हमको सवाल लगाने, क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, वांट हाफ समीकरण की सीमाएं क्या होती हैं, यानी कि विलयनों के वांट हाफ समीकरण की सीमाएं, यानी कि ये जो समीकरण हम लोगों ने ये जो निकाली है, इस समीकरण की सीमाएं क्या है, कहाँ पे ये लागू होता है, कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो एक पहली बात तो इसकी ये है, कि यह अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है, वो भी साधारण ताप पर। यानी कि यह नियम या यह समीकरण, कुछ भी कह सकते हैं, अवाष्पशील, किस पर, अवाष्पशील, जो वाष्पित नहीं होते हैं ऐसे पदार्थ, अवाष्पशील, और कैसा होना चाहिए, वैद्युत अनपघट्यों, यानी कि जिनको विलयन पर विलायक पे घोला जाए तो आयनों पे न टूटे, ऐसे अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है। कोई यहाँ पे दिक्कत, लागू होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनके जो विलयन होते हैं उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी कि
वाष्पशील पदार्थों के विलयनों में यह नियम, चाहे नियम लिख दो या समीकरण लिख दो, समीकरण लागू नहीं होता है, नहीं लागू होता है। ठीक, एक ये दूसरी बात हो गई। एक बात और भी है। क्या बात है कि देखो वैद्युत अपघट्य इस नियम का पालन नहीं करते हैं। वही बात रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि यह नियम अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है, यानी कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। साथ ही एक चीज और है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, यानी कि यह नियम या यह समीकरण उन पदार्थों के विलयनों में लागू नहीं होता है, जो क्या हो जाते हैं, जो विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, जो विलयनों में संगुणित या वियोजित, चाहे संगुणित हो चाहे वियोजित हो, संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। कभी देखा होगा कि जो आटा होता है, आटे के सभी कण देखो एक दूसरे से दूर होते हैं ना, उसको तुम हाथ में ऐसे उठा सकते हो, ऐसे फैला सकते हो इधर उधर, लेकिन अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो पानी डालने पे क्या होगा, पानी डालने पे सभी कण एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर तुम चाहो तो ऐसे ऐसे फैला सकते हो, नहीं फैला सकते हो। तो ये होता है संगुणित होना। और दूसरा देखा होगा कि जैसे NaCl है, नमक है, नमक को अगर तुम जल में घोलो तो ये क्या हो जाएगा, Na+ में और Cl- में टूट जाएगा, यानी कि यह वियोजित हो गया 2 पार्ट में। तो यहाँ पे ऐसे विलयन और जो संगुणित होते हैं उन दोनों प्रकार के विलयनों पर लागू नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर कोई दिक्कत, ये बात समझ में आई। चलो अब आगे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, जरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं 1-2। ठीक है, चलो अब देखते हैं न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे देखो ये इतने सवाल आज हमको हल करने हैं। पहला नंबर देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 5% ग्लूकोज जिसका अणु भार दिया गया 180, विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालिए। घोल स्थिरांक दिया गया है